हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड की। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड की हम नेमिंग करेंगे। आगे फिर हम कुछ कोवेलेंट कंपाउंड को क्या कहते हैं, जो उनको थोड़ा सा क्लासिफाई करने की भी कोशिश करेंगे कि कितने टाइप के कोवेलेंट कंपाउंड या फिर वो लोग किस टाइप के कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। और फाइनली हम बात करेंगे इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की, जिनको आपको याद रखेंगे तो आगे केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ने में आसानी रहेगी। अभी ये जो भी लेक्चर हैं इनका मकसद यही है कि आगे जो केमिस्ट्री है उसको पढ़ने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। ठीक है, तो हम वही सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिनको आगे हम अप्लाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेमिंग से। हम यहाँ पे सारे कोवेलेंट कंपाउंड की नेमिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन कोवेलेंट कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हैं जो कि बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है ना? तो कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं उनको हम बोलते हैं बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है। तो हर वो कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट हैं उसको हम बाइनरी कंपाउंड बोलेंगे, और अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड है तो बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड बोल देंगे। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे जो हम नेमिंग सीख रहे हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि हम सिर्फ बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड की नेमिंग सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम आइए रूल पढ़ते हैं। कुछ रूल्स हैं, ये 4-5 रूल जो हैं इनको आपको अगर याद रखेंगे तो आप नाम बिल्कुल सही लिखेंगे। पहला रूल बोलता है कि जिसका भी फॉर्मूले में नाम पहले आ जाएगा, जिस भी एलिमेंट का फार्मूले में नाम पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे और उसका पूरा नाम लिखेंगे। जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेंगे हम हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे HCl है, तो HCl में पहले हमारा क्या आता है? हाइड्रोजन आता है और बाद में क्लोरीन आता है। तो पहला रूल बोलता है कि जो एलिमेंट पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे पहले आया तो हमने उसको पहले लिखेंगे, इसके नाम को हम लिखेंगे हाइड्रोजन। पूरा नाम इसका लिखेंगे, पहले एलिमेंट का पूरा नाम लिखने को बोलता है। तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पूरा लिखेंगे। सेकेंड रूल पढ़िए, जो एलिमेंट सेकेंड है, द सेकेंड एलिमेंट इज नेम्ड एज इफ इट वर एनायन। ध्यान दीजिएगा, नेम्ड एज इफ इट वर एन अनायन। तो सेकेंड एलिमेंट का नाम हम ऐसे लिखेंगे जैसे कि जो हमारा मोनो एटमिक एनायंस थे उनका नाम लिखते थे। तो आपका अगर सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के एनायन को आप क्या बोलते थे? क्लोरीन के मोनो एटमिक एनायन को आप बोलते थे क्लोराइड। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले वाले का तो नाम हमने एज इट इज लिख दिया हाइड्रोजन, और दूसरे वाले का नाम कैसे लिखेंगे हम? क्लोराइड, सॉरी, दूसरे वाले का नाम हम क्या लिखेंगे? क्लोरीन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्लोराइड। समझ आएगा? पहले एलिमेंट का नाम एज इट इज और पूरा, दूसरे एलिमेंट का नाम ऐसे लिखेंगे जैसे कि वो मोनो एटमिक जो हमारा एनायन हो वैसे नाम लिखते हैं। ठीक है ना? थर्ड रूल बोलता है प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। इसका क्या मतलब है? अभी जैसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का भी एक एटम था, क्लोरीन का भी एक एटम था। हाइड्रोजन का भी एक एटम था, क्लोरीन का भी एक ही एटम था। लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम्स अलग दूसरे होंगे तो हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पता नहीं प्रीफिक्स क्या होते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए एक टेबल बना के कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, और इधर हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स लिखेंगे। तो अगर नंबर ऑफ एटम 1 है, एक एटम है, तो प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम? मोनो यूज करते हैं। 2 हैं तो डाई यूज करते हैं। 3 है तो ट्राई प्रीफिक्स यूज करते हैं। 4 हैं तो टेट्रा। 5 हैं तो पेंटा। 6 हैं तो हेक्सा। 7 हैं तो, अच्छा इसको थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट करते जा रहे हैं, 7 हैं तो हेप्टा। 8 हैं तो ऑक्टा। और इसको यहीं तक, 9 हैं तो नोना, और 10 हैं तो डेका। इससे ज़्यादा अभी अपन को ज़रूरत पड़ेगी नहीं, 10 तक। होपफुली ये बड़े आसान है प्रीफिक्स इनको याद रखना।
तो आप इनको अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे हम यहाँ पे बात करें P2O5 की बात करें, तो P2O5 की बात करें तो पहले फॉस्फोरस आता है। पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस है, तो उसका नाम एच लिखेंगे। सेकेंड एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो उसको अनायन जैसा लिखेंगे, माने ऑक्साइड। अब फॉस्फोरस के 2 एटम हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे। ऑक्सीजन के 5 एटम हैं, तो उसके लिए प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे, पेंटा यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाई फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड, ठीक है, डाई फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। आगे हम यूज करते हैं, ये बोल रहा है कि प्रीफिक्स मोनो इज नेवर यूज्ड फॉर नेमिंग फर्स्ट एलिमेंट। प्रीफिक्स मोनो इज नेवर यूज्ड फॉर नेमिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अगर फर्स्ट एलिमेंट है और उसका सिर्फ एक ही एटम है, तो हम उसके लिए प्रीफिक्स मोनो यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास है NO2, तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, पहला एलिमेंट है और उसका सिर्फ एक ही एटम है। तो आपका मन करेगा एक एटम के लिए हम प्रीफिक्स मोनो यूज करें, लेकिन ये बोलता है प्रीफिक्स जो मोनो है वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम यूज कभी नहीं करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट आप ये ना लिख के मोनो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ये ना लिख के आप क्या लिखोगे, इसका नाम, आप इसका नाम लिखोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, मोनो हम फर्स्ट एलिमेंट के लिए यूज नहीं करते। अब ये जो रूल है लास्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, कि जब भी प्रीफिक्स जो है उसका जो एंडिंग है वो ए या ओ से हो। तो कौन कौन से प्रीफिक्स हैं जिनकी एंडिंग ए या ओ से हो रही है, मोनो की ओ से हो रही है, टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका की एंडिंग ए से हो रही है, डाई और ट्राई की एंडिंग किससे हो रही है, आई से हो रही है। तो हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी एंडिंग ए या ओ से हो रही है, बट नॉट आई। इसको हाईलाइट कर लीजिए, बट नॉट आई। तो प्रीफिक्स की एंडिंग जब ए या ओ से होती है और जो एनायन होता है उसका नाम शुरू जो होता है वो एक वॉवेल से होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, टेट्रा है, प्रीफिक्स टेट्रा आ गया और जो एनायन है वो ऑक्साइड आ गया। तो टेट्रा का लास्ट में ए आ रहा है और एनायन के नाम में पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो वो जो कि एक वॉवेल है। तो ये बोलते हैं देन ए और ओ ऑफ प्रीफिक्स इज ड्रॉप्ड। तो जो प्रीफिक्स का, जैसे टेट्रा का जो लास्ट वाला ए है वो उसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना, या फिर मोनो का ओ है उसको हम ड्रॉप कर देंगे। बट ध्यान रखिएगा, हम आई के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको अगर हम लिखें तो जैसे हमने इसी को ही लिखा था P2O5 में, अगर आप ध्यान देंगे P2O5 में अगर आप ध्यान देंगे तो इसका तो नाम डाई फॉस्फोरस, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे डाई फॉस्फोरस। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पर, तो 5 उसके एटम हैं, तो पेंटा आएगा। आपका प्रीफिक्स क्या है, पेंटा, जिसके नाम के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और हमारा जो एनायन है वो है ऑक्साइड, उसके नाम के लास्ट स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव वॉवेल आ जा रहे हैं। इसके लिए चलते हम क्या करते हैं, इसके जो ए है, प्रीफिक्स का जो लास्ट का ए या ओ है उसको हम ड्रॉप कर देंगे, इसीलिए इसका नाम पेंटा ऑक्साइड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसके नाम को, पेंटॉक्साइड। पेंट ओ ड्रॉप कर देंगे, ए ड्रॉप कर देंगे, ऑक्साइड।
प्रीफिक्स का ए या ओ ड्रॉप किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, तो होपफुली इन रूल्स को आप अप्लाई करेंगे। जैसे अब यहाँ से अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन तो पहला आइटम है वो सिंगल है तो उसको एज इट हाइड्रोजन लिखेंगे, बट रूल्स क्या बोलते हैं, इसको हमें हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड बोलना चाहिए। सेकेंड एलिमेंट सिर्फ एक ही है तो उसका नाम हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड होना चाहिए, ठीक है ना। बट हाइड्रोजन क्लोराइड इतना फेमस है कि हम इसको हमेशा हाइड्रोजन क्लोराइड ही बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ जनरल नेम रूल है जिनको हम फॉलो करेंगे नेमिंग के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेते हैं सारे रूल्स की। मिनट रुकिए, मैं लिख लेता हूँ। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इनकी नेमिंग करने की कोशिश करिए एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही फेमस, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है। कार्बन पहले आ रहा है तो पूरा पूरा नाम लिखेंगे, कार्बन। ऑक्सीजन के दो एटम हैं तो प्रीफिक्स डाई यूज करेंगे, और ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, प्रीफिक्स जब लास्ट में आई आता है तो उसको ड्रॉप नहीं किया जाता है, ए और ओ ही ड्रॉप किया जाता है। इसका नाम लिखेंगे तो पहला एटम तो हम कार्बन एज इट इज लिख देंगे, दूसरा एटम ऑक्सीजन है और उसका सिंगल एटम है, इसको हम क्या लिखेंगे, मोनो। अब मोनो का लास्ट में ओ आ रहा है, ऑक्साइड का स्टार्टिंग में ओ आ रहा है, दो वॉवल आ जा रहे हैं तो प्रीफिक्स का ओ हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, मोनोऑक्साइड, न कि मोनो ऑक्साइड। ये गलत है, दो कॉन्जिक्यूटिव वॉवल यहाँ पे आ रहे हैं, इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ना कि मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, मोनोऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के दो एटम हैं तो हम लिखेंगे डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। SF6, एस इज सल्फर, फ्लोरीन के 6 एटम हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सा प्रीफिक्स यूज करेंगे। फ्लोरीन है तो एनाइन वाला नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइड, हेक्सा फ्लोराइड। BrF3 तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन, 3 एटम है, ट्राईफ्लोराइड। ओके, CCl4 ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन 4 एटम है क्लोरीन के तो टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। तो होपफुली इन सब चीज़ों से आप जो बाइनरी बेसिक कंपाउंड है जो उनके नाम आप बड़े आसानी से लिख पाएंगे या फिर नाम से फॉर्मूला लिख पाएंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। मतलब ऐसे तो हम कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसकी बात कर रहे हैं। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जिनका जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें वाटर तो उसमें क्या होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे, अमोनिया में अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं या फिर बोलो कि कोवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो नहीं होता, उसमें एक तरीके से आप बोलो कि बहुत बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर होता है, लगातार हर एटम एक दो तीन एटम से बॉन्डेड है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, एकदम नेटवर्क की तरह, बहुत बड़ा नेटवर्क की तरह फैला हुआ है, उसमें मिलियंस ऑफ या फिर बोलो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ एटम्स हैं। तो ऐसे सॉलिड्स को या फिर ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड को हम बोलते हैं नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड या फिर जायंट नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि बेस दो तरह के कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट
कंपाउंड। बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मॉलिक्यूलर कोवेलेंट कंपाउंड, और दूसरे होते हैं नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है ना। जनरली आपको मॉलिक्यूलर कोवेलेंट कंपाउंड ही मिलते हैं, कुछ फेमस है नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड, हालांकि ना, और कंपाउंड भी फेमस नहीं है, नेटवर्क सॉलिड फेमस है एक तरीके से। जैसे अगर हम बात करें डायमंड, हम बात करें ग्रेफाइट, तो ये कंपाउंड नहीं है, ये क्या है, एलिमेंट है, बट ये नेटवर्क एलिमेंट है। वैसे ही नेटवर्क जो होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे सिलिका SiO2 जो रेत में होता है, ठीक है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप याद रखना चाहें एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल रख लीजिए अभी याद, सिलिका SiO2, ये बहुत ही फेमस है। बाकी जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं वो सब कैसे हैं, अभी आपको जो मिलेंगे मॉलिक्यूलर कोवेलेंट कंपाउंड ही मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड की बात की है, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड्स की, जिसमें कि आप डायमंड और ग्रेफाइट और फलरीन की बात करेंगे। ठीक है ना, नहीं फलरीन नहीं, सॉरी, डायमंड और ग्रेफाइट की बात करेंगे, उनके बारे में डिटेल में बात करी जाएगी आगे, बट अभी अपने उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है। अपन इंटरेस्टेड हैं कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे, जनरली दे हैव, और हम यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हम मॉलिक्यूलर कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो जनरली दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ही जनरली कम होते हैं। लो मतलब ऐसा नहीं कि एकदम 2 4 10 15 हो, ठीक है ना, लोग हम बात कर रहे हैं तो हम आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, ये बात तो हमको याद रहनी चाहिए। बट रीजन क्या होता है, आपने अगर स्टार्टिंग के लेक्चर को ध्यान से सुना है तो आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, ठीक है ना, तो या फिर बोलो बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, पार्टिकल एक दूसरे को उतना ही ज़्यादा होल्ड करके रखेंगे, तो उसकी टेंडेंसी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की कम होगी और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की कम होगी टेंडेंसी। तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिसके चलते क्या होता है उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं, उनके पार्टिकल्स को सेपरेट करना थोड़ा सा रिलेटिवली ईजियर होता है। ओके, ये बात तो जनरली आपको याद रह जाएगी, बट यहाँ पे हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि आपको अभी तो थोड़ा सा समझ में आने वाला थोड़ा मुश्किल है, बट आप उसका नाम याद रख सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं ऐसी कोई चीज़ होती है तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें आप समझ पाएंगे काफ़ी आगे, ठीक है ना, कि दे आर या फिर बोलो दे आर इनसॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, आप इसको याद रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, पोलर सॉल्वेंट। अभी हम बात करेंगे पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, अभी इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, आप पोलर सॉल्वेंट जो है उसके एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं अभी के लिए।
दे आर इनसॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। एग्जाम्पल, पोलर सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो कॉमन पोलर सॉल्वेंट जो हैं उनके नाम लिख लो। एग्जाम्पल क्या है, पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल क्या है, जैसे वाटर इज अ फेमस पोलर सॉल्वेंट, एल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ पे एल्कोहल में क्या होगा आपके पास अगर आ जाए तो CH3OH, इसको बोलते हैं मीथेनॉल, और C2H5OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। तो ये कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं किसके, पोलर सॉल्वेंट के। तो हम क्या करते हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो इनमें इनसॉल्यूबल हैं, एक तरीके से इनमें इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वेरी लो, ठीक है ना। इनसॉल्यूबल बोलो या फिर बोलो कि बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है। तो सॉल्यूबल किस में है, दे आर soluble in non-polar solvent, non-polar solvent। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल अभी आप याद रख लो, आगे जब आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, बट फिलहाल आपको पता होना चाहिए ऐसी कोई चीज आगे आने वाली है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम लिखेंगे। पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो जो, वैसे तो आप लिख सकते हो केरोसिन, पेट्रोल, ठीक है ना, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। अगर आप इसमें लिखना चाहें आगे तो एसीटोन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। पर ध्यान रखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड आगे आएंगे आपके पास, ठीक है ना। बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड आगे आप यूज़ करेंगे, तो इनको याद रखिए। कैरोसिन पेट्रोल है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे अगर आप बाहर गए हैं कभी कि किसी के जो रिपेयरिंग करते हैं, आपने बाइक अगर रिपेयरिंग करती देखी हो, तो वो लोग क्या करते हैं, जो पार्ट्स होते हैं जिसमें ग्रीस वगैरह लगी हुई होती है, तो क्या करते हैं उसको पेट्रोल में या फिर जो कैरोसिन ऑयल होता है उसमें डाल देते हैं, ताकि जो, या फिर वो लोग की जो चीज़ें हैं उसमें जो भी ग्रीस वगैरह है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए, और जो आपका बेयरिंग वगैरह है या फिर जो भी पार्ट है वो साफ़ हो जाए। तो वो डिज़ोल्व कर लेता है, इसलिए वो साफ़ करता है। वाटर में अगर वो डालेंगे तो फिर वो साफ़ नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ उसमें डिज़ोल्व नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़। अच्छा, एक और प्रॉपर्टीज़ में क्या है, हाँ, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी जब भी कंडक्ट होने की बात हो रही होगी तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो चार्ज को कैरी कर सके, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। तो जनरली जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर बात करें तो आयंस होते हैं। अब कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, हमने बात करी इलेक्ट्रॉन्स कैरियर होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आगे हम बात करेंगे मेटल्स की, जब बात करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। चार्ज या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकते हैं, या फिर जो आयंस हैं वो कैरी कर सकते हैं, जो कि ऐसे आयंस जो मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह पे। कोवेलेंट कंपाउंड में ना ही तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन एक वर्ड है, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, आगे आने वाला इंपॉर्टेंट वर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि इनके पास नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के पास होते हैं, और या फिर आयंस होती है। अब ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है तो इनमें आयंस कहाँ से होंगे, इसलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये कुछ बेसिक बातें हैं कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में जो आप याद रखेंगे। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें, ये जो पॉइंट है सॉल्युबिलिटी का पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो देख लेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही।